हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका जीके जीएस स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में जीके एंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से हो सके जितना ज़्यादा आप अगर रिस्पांस देते हैं वीडियोज़ में, आप जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जितना ज़्यादा आपका रिस्पांस आएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक दिन में वीडियोस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हमारा यह भी कोशिश रहेगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी और आपको बढ़ाया जाए। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हु बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, तो सभी ऑप्शंस को पढ़िए। तो दिए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, यानी ब्रिटिश सरकार के समय ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, एक आपका आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक आपका मोनूमेंट्स है, ऐतिहासिक आपका स्मारक है, आप इसको कह सकते हैं। और ये जो आपका 1911 ईस्वी में बनाया गया था। ये आपके किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने 1911 ईस्वी में इसे बनवाना स्टार्ट किया था, और ये आपका 1924 तक ये क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे सिंपल सा बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब किंग जॉर्ज थे, किंग जॉर्ज करके लिखिएगा, किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया, सॉरी क्वीन मैरी, क्वीन मैरी, क्वीन मैरी, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन जॉर्ज और क्वीन मैरी, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया था। 1911 ईस्वी में क्या हो गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जब आपका बन के 1924 में आपका क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। तो आप कह सकते हैं इंड यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं रेडी। ये क्या हो गया था आपका, रेडी हो गया था आपका 1924 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हु बिल्ट शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। द आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है एडोल्फ हिटलर द डैश पॉलिटिशियन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूज। यानी जो आपके एडोल्फ हिटलर थे वो एक डैश राजनेता, लाखों डैश राजनेता थे जो कि लाखों यहूदियों को नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो ये जो आपको सिंपल सा पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे एडोल्फ हिटलर, सिंपल से क्वेश्चन आप देखिए आपको समझ में आएंगे। तो एडोल्फ हिटलर जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो आपके एक तानाशाह थे। आपको पता होगा कि वो राजनेता भी थे और तानाशाह थे। और वो किस जगह से बिलोंग करते थे तो वो जर्मन से बिलोंग करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो आपका ये जो यहूदियों को इन्होंने जब नरसंहार किया था तो उसका पीरियड जो था, यानी आपका 1933 से लेकर, ठीक है, 1933 से लेकर आपका 1938, इसी साल के बीच में क्या किया था, इन्होंने ऐसा किया था। तो ये भी आप याद कर रखिएगा, मे भी कहीं दूसरे तरीके से क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है आपसे। तो एडोल्फ हिटलर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जर्मन से बिलोंग करते थे। और इन्होंने यहूदियों को, बहुत सारा यहूदियों को नरसंहार किया था। तो वो आपका 1933 से लेकर 1938 के पीरियड में इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, निम्न में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? ठीक है, तो आपको बताना है कौन से ऐसे एक्ट में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्ट ऑफ 1909। एक्ट ऑफ 1909 में ही ऐसा किया गया था। यानी अब मुस्लिमों को क्या गया था, अलग से उनको मतदाताओं की पेशकश के लिए उनको अलग से बताया गया था कि आप अलग से अपने समुदाय को खड़ा कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन में, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, यानी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। ये आपको जो
कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका 7वां अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची है, वो आपको किसी भी संघ और राज्यों के बीच आप कह सकते हैं कि शक्ति का वितरण करने के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का वितरण करना किसी भी यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन केल्विन स्केल। अब देखिए कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसी आपके बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम केल्विन में अगर कन्वर्ट करना चाहें, यानी केल्विन स्केल में लिखना चाहे, तो हम कितना लिखेंगे। तो सिंपल सा बात है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे भी हम, जैसे कोई भी आपका टेम्परेचर अगर आपका सेल्सियस में दिया जाए, जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे सेल्सियस में दिया जा रहा है, अगर इसी टेम्परेचर को हमें कहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, 273 से इसमें क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो ये जो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका केल्विन में हो जाएगा। तो इसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 373 डिग्री नहीं, यहाँ पे सिर्फ केल्विन लगाते हैं क्योंकि केल्विन में डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब जो टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में वो कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े तो आप 273 का एडिशन कर दे, यानी 273 उसमें ऐड कर दे, आपका आंसर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो भी आपके सेल्सियस होंगे वो केल्विन में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, ठीक है। तो ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है बताइए। तो ध्वनि सबसे तेज चलती है आपके यहाँ पे इन दिए ऑप्शन में से स्टील में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस बाय, विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, यानी आपके इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का इंट्रोडक्शन किसने बताया था। तो आपने सबसे पहले बार जो रेसिस्टेंस के बारे में जाना था, तो वहाँ पे आपने ओम्स लॉ में ऐसा आपने सीखा था। ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। और यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो V इक्वल टू के इंटू आई लिखते हैं। आपने ये सभी 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सॉरी के इंटू आई नहीं लिखते हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम सीधे R लिखते हैं, तो R इंटू आई लिखते हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि R जो होता है रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और इस रेसिस्टेंस का जो यूनिट बताया गया था वो बताया गया था ओम, ठीक है, जिसे कि हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो पहली बार हमने रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो वो किसने इंट्रोड्यूस किया था ओम्स लॉ को, तो ओम्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेंस के पावर को हम किससे मेजर करते हैं। तो लेंस की पावर को हम डायोप्टर से मेजर करते हैं, ठीक है। डायोप्टर से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइन किसका यूनिट होता है। तो डाइन होता है आपका फोर्स का होता है, फोर्स का कौन सा, CGS यूनिट होता है, ठीक है। हॉर्स पावर क्या होता है आपका, सिंपल सा ये पावर का यूनिट होता है। और ये आपका लाइट ईयर भी क्या होता है आपका, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट हमें बताता है। और हॉर्स पावर भी आपने सुना होगा, ये आपका पावर के बारे में बताता है। ये एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 760 ऐसे कुछ वाट होता है, ठीक है। एग्जैक्ट याद नहीं है हमें। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, निम्नलिखित में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एट विच टेम्परेचर दी सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और आपके फ़ारेनहाइट स्केल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, सेंटीग्रेड और आपके फ़ारेनहाइट स्केल दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज। तो अभी तुरंत हमने आपको बताया कि जो आपका डाइन होता है वो क्या होता है, आपका फोर्स का CGS सिस्टम में यूनिट होता है। तो क्या हो जाएगा इसका 12th का आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो न्यूटन होता है ये आपका क्या होता है, SI यूनिट होता है, किसका, फोर्स का SI यूनिट, ठीक है, फोर्स। और चलिए समझ में आ चुका है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर, नंबर 13 की ओर। नंबर 13 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन उष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक है, ठीक है। यानी आपके कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्या है, गुड कंडक्टर, यानी उसके क्या हो, सुचालक हो, यानी उसको कंडक्ट करवा सके, फ्लो करवा सके। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सिल्वर जो क्या होता है आपका, बोथ आपके हीट और कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं, सबसे बेटर। हालांकि सोना भी होता है लेकिन कम होता है, मतलब कह सकते हैं कि सिल्वर की अपेक्षा में न के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 22 Na कंटेन हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 22 Na जो होंगे वो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंटेन करेंगे। ठीक है, जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है आपका किसका, सोडियम का, वो कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23 होता है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक मास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखे 23 के अकॉर्डिंग, तो 23 हो जाएगा माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है आपका, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब जो आपका सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, तो 11 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो 23 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 और 1 कितना 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो ऐसे 12 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोडियम जो है आपका वो कितना नंबर पे है, वो सोडियम 22 दिया जा रहा है, 22 सोडियम दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फार्मूला को न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम यहाँ पे जो एटॉमिक मास की जगह पे 22 लेंगे, क्योंकि 22 सोडियम दिया जा रहा है, यानी 22 सोडियम लेना है। तो आपको इसका कहने का मतलब होता है कि जो एटॉमिक मास होगा यहाँ पे 22 होगा। तो हम क्या करेंगे, 22 में से 11 को घटाएंगे। तो 22 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 11 होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने आपको इसके लिए बताया है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है, अगर आपको ये आपको याद रहेगा तो अगर आप रट के चले जाइएगा तो सिंपल सा आंसर आप पारा लगा के चले जाइएगा, जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे दिया जाए जो भी आपका। देखिए ये सभी क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, जिनके क्या होते हैं, मास नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे 22 एटॉमिक नंबर वाले आपके एटॉमिक मास के बारे में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या हो गया आपका, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं आपके डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं, और एटॉमिक मास क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो एटॉमिक मास यहाँ पे अलग है, हमने 23 के बारे में जानते थे हम, और यहाँ पे 22 के बारे में दिया जाए। तो आपको जो दिया जाएगा उसी को लेकर चल रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे 11 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नंबर 15 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड। ठीक है, तो अर्थ के मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रवार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि ऑन विच फैक्टर बायोन्सी डिपेंड्स फॉर ए गिवन बॉडी। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी बायोन्सी फोर्स किस घटक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यानी किस पे डिपेंड करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो आपका बायोन्सी फोर्स होता है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी डेंसिटी पे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो बायोन्सी फोर्स होता है वो क्या होता है आपका वी रो जी। ठीक है, वी रो जी होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी किसी भी बॉडी का आपका चेंज होता रहता है, जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और किसी बॉडी का वॉल्यूम भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई भी सॉलिड मास का। तो डिपेंड किस पे करेगा, आपका डेंसिटी पे कर सकता है, क्योंकि डेंसिटी हो सकते हैं उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, यानी आपके डेंसिटी जो है वो उनके डिस्टेंस के फंक्शन हो सकते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए समझे। तो अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो सिंपल याद रखिए कि फोर्स जो होता है वो आपका बायोन्सी फोर्स वो डेंसिटी पे वेरी कर सकता है, क्योंकि आपने वेरिएबल डेंसिटी के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी विच विल नॉट चेंजेस इज। ठीक है, जब अगर कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा क्वांटिटी उसका चेंज नहीं होता है, विच विल नॉट चेंजेस, यानी जो भी आपका क्वांटिटी यहाँ पे गिवन ऑप्शन में है वो चेंजेस नहीं होते हैं जब कोई वेव एक जगह से एक मीडियम से वन मीडियम टू अनदर में जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी उस समय चेंज नहीं होता है जब कोई वेव ट्रैवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो उसके फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स अब देखिए आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, जिस फोर्स से क्या होता है कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इस सेंटीमीटर फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, यानी mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। आपने यहाँ पे यह भी लेसन पढ़ा होगा कि v इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, आर क्या होता है, उससे आपका दूरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं तो फोर्स कितना होता है, सेंटीमीटर फोर्स m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपॉन क्या है, आर है तो आर से आर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स के वैल्यू होते हैं। तो दो वैल्यू यहाँ पे होता है, एक होता है एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन, और दूसरा होता है एफ सी इक्वल टू आपका एम आर
ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 2 वैल्यू होता है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका mv² ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ साउंड, निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है। ठीक है, ध्वनि किस प्रकार, ध्वनि का क्या प्रकार होता है, तो आपको बताना चाहिए कि ध्वनि जो क्या होता है, ये आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा होगा ऐसा स्टेटमेंट कि साउंड क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नंबर 20 में लिखा जा रहा है कि डीएनए इज प्रेजेंट विद इन द, डीएनए कहाँ मौजूद होता है। ठीक है, डीएनए के बारे में आपने जाना होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। कहाँ पे, न्यूक्लियस में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, कोई गलती हो गई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधारा जाए। ठीक है, हालांकि सभी क्वेश्चन हमने जो बताया वो आपको सही ही होने चाहिए, लेकिन फिर भी मे भी गलतियाँ हो सकती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।